हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका डॉयल एजुकेशन पर। दोस्तों, संविधान का वीडियो 9 है और आज का टॉपिक रहेगा हमारा संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले वाली वीडियो नंबर 8 में हमने पढ़ा था संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल हमने पढ़े थे संविधान की, 12 अनुसूचियाँ थी, सारी चीज़ें हमने उसमें कवर की हैं। आज संविधान का एक मुख्य पार्ट है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना के मुख्य शब्द, प्रस्तावना कब और कैसे संविधान में अपनाई गई, किसके द्वारा एक प्रस्तावना को लाया गया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाते हैं प्रस्तावना से। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रस्तावना को बेसिकली देखा जाए तो तरह से कुंजी भी संविधान की कहा गया है प्रस्तावना को, ठीक है, या उद्देशिका भी इसको बोल सकते हैं हम। बेसिक स्ट्रक्चर यानी इस तरह से, एक तरह से देखें तो एक संविधान का सार है, इसमें छुपा होता है प्रस्तावना में। हेडिंग डालना हमें संविधान की प्रस्तावना। कुछ फैक्चुअल जो क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना से, पहले उनको देख लेते हैं। जो फैक्चुअल ऊपरी क्वेश्चन फैक्ट पूछ लिए जाते हैं प्रस्तावना के। तो सबसे पहले हमें इसमें लिखना है फर्स्ट पॉइंट में, संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यानी संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। हमने संविधान सभा पढ़ चुके हैं, वहाँ मैंने बताया होगा आपको कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव सभा में रखा, जिसको बाद में प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। वही उसी पर आधारित है, यानी उसी उद्देशिका को प्रस्तावना के रूप में बाद में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, ये दोनों अलग चीज़ें नहीं है, उद्देशिका प्रस्तावना एक ही मतलब है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। ठीक है, इसमें संविधान के पूरे संविधान का सार छिपा हुआ है। नेक्स्ट में हम प्रस्तावना को बोल सकते हैं कि प्रस्तावना में संविधान सभा की महान एवं आदर्श सोच उल्लेखित है। प्रस्तावना में संविधान सभा की महान एवं आदर्श सोच जो है वो उल्लेखित है। अपने देश के प्रति वो कितने ईमानदार, कर्मठ और समझदार लोग थे, तो उस चीज़ को भी प्रस्तावना जो हमारी दर्शाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, प्रस्तावना संविधान का सार है। प्रस्तावना संविधान का सार, ठीक है, तरह से उसका इंट्रो है, इंट्रोडक्शन। तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो प्रस्तावना से एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, संविधान का सार किसे कहा गया है, प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा या कुंजी किसको कहा गया है, प्रस्तावना को। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा या कुंजी किसने कहा है, तो ये कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो देश के पहले प्रधानमंत्री, तो उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहकर संबोधित किया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन और है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या कथन था इसके लिए। उन्होंने भी किसी चीज़ को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा है। दोनों ही क्वेश्चन जो अलग अलग है, पहले इसको देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक हेडिंग डालना है आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में है क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको संविधान की आत्मा इन्होंने कहा है। दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है और अलग ही दोनों का आंसर हमें देने पड़ते हैं एग्जाम में। तो अगर जिसके अकॉर्डिंग पूछता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर लगाना है। अगर पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो उसमें आर्टिकल 32 मिलेगा, संविधान की प्रस्तावना मिलेगा और कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आत्मा किसको कहा गया है, आर्टिकल 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगर वही बात करें तो संविधान की अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, विदाउट किसी का नेम, किसी नेता का व्यक्ति का नाम लिए बगैर, तो उसके लिए हम लगाएंगे संविधान की प्रस्तावना, उसको आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना हमें एग्जाम में। किसके लिए पूछा, किसको पूछा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बेरोबाड़ी बनाम भारतीय संघवाद केस, एक केशवानंद भारती बनाम आया था।
तो थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करेंगे छोटा सा, और उसके बाद इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक आएगा, बेरुवाड़ी बनाम भारतीय संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ठीक है। तो एक हमारा सज्जन सिंह आया था बनाम गोकुलनाथ केस, तो इन पे सेपरेट में वीडियो का केस था, किस मैटर में ये इतना प्रचलित हुआ, तो चर्चा में क्यों रहा, क्या विषय था चर्चा में, तो इन चीज़ों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा सब पे, तो वहाँ हम अच्छे से इनको डिस्कशन करेंगे इस पर। तो बेरुवाड़ी बनाम भारतीय संघ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, 1960 की बात है, 1960 में एक बेरुवाड़ी बनाम भारतीय संघ का एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं उसको मान सकते, ठीक है। बेरुवाड़ी एक जगह का नाम है, ये भारत में एक जगह थी, जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये एक मुस्लिम इलाका था बेरुवाड़ी, तो जो पाकिस्तान के लोग थे वो चाहते थे कि ये पाकिस्तान में शामिल हो और जो इंडियन थे वो भारत में। तो इस पर एक विवाद हुआ था, जो पंडित जी नेहरू थे उन्होंने इसको पाकिस्तान में शामिल करने की बात की थी, तो उसके विरुद्ध एक केस गया था, तो जिसमें काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ और ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो वो जो क्षेत्र था पाकिस्तान में जा चुका था, ठीक है। इस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे खूब डिटेल में अच्छे से, फिलहाल इतना जान लो कि बेरुवाड़ी है क्या। तो इस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने, कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन इसके जैसा एक दूसरा केस आया, ठीक है, इसी के जैसा एक दूसरा केस आया जिसको नाम दिया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने दिए गए निर्णय को पलट दिया और उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही एक अंग है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही एक अंग है, यानी अपने दिए गए निर्णय को बदलना पड़ा इस केस में। ये 1973 का केस है, बहुत ही अब तक का सबसे प्रचलित चर्चित केस था, सबसे ज़्यादा जजों की बेंच ने इसको सॉल्व किया, 13 जजों की बेंच बैठी थी, 7-6 का उन्होंने फैसला दिया, वो काफ़ी दिनों तक इस पर सुनवाई भी चली। ये भी बहुत बहुचर्चित केस है। ये एक मठ का विवाद था, केरल में एक मठ था, ये केशवानंद भारती उसके आचार्य थे, तो अधिग्रहण किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा उसका, तो उसके विरुद्ध एक केस था। आगे इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, यहाँ के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इससे प्रस्तावना संबंधित इतना ही जानना हमारे लिए काफ़ी है, आगे डिस्कशन होगा, ठीक है। इस केस में क्या किया, निर्णय अपना बदल दिया सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही एक अंग है, यानी जो संसद है उसके जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है, यानी प्रस्तावना में चेंज वो नहीं कर सकती। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, 42 अमेंडमेंट 1976। इसमें क्या हुआ, इस अमेंडमेंट के द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया और ये पहला संशोधन था उस समय, और अब तक तब से लेकर अब तक संविधान की प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं हुआ, एक ही संशोधन हुआ। तो इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, ध्यान से देखेंगे 3 शब्द इसमें जोड़े गए। 3 शब्द कौन कौन से थे, नंबर 1 हमारा समाजवादी, नंबर 2 हमारा पंथ निरपेक्षता और नंबर 3 अखंडता, ठीक है। आप लिख लीजिए इस चीज़ को, इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, ध्यान से देखना है। नंबर 1 समाजवादी यानी सोशलिस्ट, दूसरा पंथ निरपेक्षता सेकुलर, और नंबर 3 अखंडता इंटीग्रिटी। 3 वर्ड आए। तो एक चीज़ का मैं आपको बता दूं, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें पंथ निरपेक्षता की जगह क्या दिया हुआ है, धर्म निरपेक्षता। क्या दिया हुआ है, धर्म। तो ये थोड़ा गौर करने वाली बात है, धर्म निरपेक्षता, तो इस पर थोड़ा सा गौर करना है। तो जिस भी बुक में आपको धर्म निरपेक्षता लिखा हुआ पंथ निरपेक्षता की जगह, या कहीं ओब्लिक करके लिखा हुआ पंथ निरपेक्षता ओब्लिक धर्म निरपेक्षता, तो बिल्कुल गलत है। जहाँ भी किसी बुक में धर्म निरपेक्षता लिखा हुआ है वो हमारा पॉइंट क्या है, गलत है। तो उसको आप एडिट कर सकते हैं कि धर्म निरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्षता वहाँ कर लीजिए, ठीक है, सेकुलर। तो ध्यान रखेंगे कहीं किसी भी बुक में अगर आपको धर्म निरपेक्षता मिलता है तो वो गलत है। धर्म निरपेक्षता शब्द कभी जोड़ा ही नहीं गया, क्या जोड़ा, पंथ निरपेक्षता। तो अमेंडमेंट जो हुआ संविधान की प्रस्तावना में 1976 में, उसके द्वारा 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी,
पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें धर्मनिरपेक्षता पहले ही ऑप्शन में रखा रहता है, पूछता है कि निम्न में से कौन सा नहीं जोड़ा गया। तो हमने पढ़ा रखा होता है धर्मनिरपेक्षता भी जोड़ा गया है, अखंडता भी जोड़ा गया और समाजवादी। तो हम वही ऑप्शन टिक करके आते हैं चौथा, इनमें से कोई नहीं, यानी सारे जोड़े गए। तो धर्मनिरपेक्षता नहीं जोड़ा गया, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। आगे नोट में एक चीज़ लिख लेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया, यानी अब तक आज की डेट तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, और वो कौन सा था, जो 42वां अमेंडमेंट 1976 है, ठीक है। 1976 में इस अमेंडमेंट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। अब ये अकेला ही नहीं कि प्रस्तावना को ही चेंज किया गया, इसमें और सारी चीज़ें संविधान में जोड़ी गई, ठीक है। इसका मतलब इससे है कि 1976 में ही पहली बार प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया गया, तब से लेकर अब तक प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं किया गया। क्लियर है। आगे हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब प्रस्तावना के मुख्य शब्द। क्या क्या प्रस्तावना के मुख्य शब्द, उनको थोड़ा सा हम परिभाषित करेंगे, समझेंगे। तो नेक्स्ट में हमारा है हेडिंग डालना है प्रस्तावना के मुख्य शब्द, प्रस्तावना के मुख्य शब्द। और पहला इसमें दिया गया हमारा मुख्य शब्दों में प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, यानी इंग्लिश में हम बोले तो सॉवरेंटी, प्रभुत्व संपन्न। सॉवरेंटी का मतलब ये होता है प्रभुत्व संपन्न, यानी प्रभुत्व संपन्न वही देश कहलाता है जिस देश पर किसी बाहरी ताकत का नियंत्रण ना हो, किसी बाहरी शक्ति या किसी आंतरिक शक्ति के दबाव में ना हो, यानी वो अपने निर्णय लेने में सक्षम हो, यानी 100% वो स्वतंत्र हो अपने निर्णय लेने के लिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेंटी कंट्री वही कहलाएगा, ठीक है। यानी भारत क्या है, एक प्रभुत्व संपन्न कंट्री है, किसी के जोर दबाव से काम नहीं करता, ठीक है। जो गवर्नमेंट है अपनी पॉलिसी खुद बनाती है, खुद उनको इम्प्लीमेंट करती है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। भारत कैसा देश है, प्रभुत्व संपन्न। तो आपको हेडिंग डालना है प्रभुत्व संपन्न, इंग्लिश में बोले तो सॉवरेंटी। अच्छा, इसमें लिखना है प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है स्वयं के मामले में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होना, ठीक है। क्या मतलब होता है, स्वयं के मामले में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होना। नेक्स्ट, भारत को प्रभुत्व संपन्न देश इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत किसी भी देश के अधीन नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि भारत को प्रभुत्व संपन्न देश क्यों कहते हैं, कि भारत किसी भी देश के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है, एकदम अधीन नहीं है, और न ही भारत की आंतरिक तथा बाहरी नीतियों पर किसी का दबाव है, ठीक है। न ही भारत की आंतरिक तथा बाहरी नीतियों पर किसी का दबाव है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम किसी का दबाव है, ठीक है। न तो आंतरिक और न ही बाहरी नीतियों पर किसी का दबाव, किसी के जोर दबाव से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काम नहीं करती। तो इस ऐसी कंट्री को क्या बोलेंगे हम, प्रभुत्व संपन्न देश। क्लियर है, प्रभुत्व संपन्न का मीनिंग सॉवरेंटी, ठीक है। अगर ना क्लियर हुआ हो तो एक बार वीडियो आप रिवाइंड करके पीछे से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो हमारा समाजवादी, जो यहाँ से लिया गया, ठीक है, अमेंडमेंट होकर जोड़ा गया था, ये मूल संविधान में नहीं था शब्द समाजवादी, तो इसको बोलेंगे सोशलिस्ट। समाजवादी जो है हमारा दो तरह का होता है, तो साम्यवादी समाजवाद और एक लोकतांत्रिक समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद और एक लोकतांत्रिक समाजवाद। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं समाजवाद की। समाजवाद आखिर है क्या, समाजवाद को हम थोड़ा सा समझते हैं। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, देखो समाजवादी कंट्री, समाजवाद उसी को बोलेंगे जिस देश में उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर, उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर पूरी तरह से गवर्नमेंट का अधिकार हो, किसी निजी व्यक्ति या किसी निजी क्षेत्र का अधिकार ना हो। किसका अधिकार हो, केवल और केवल गवर्नमेंट का उस पर अधिकार हो, ठीक है। तो उसी कंट्री को क्या बोलेंगे हम, समाजवादी कंट्री, ठीक है। तो आप समझ में आया कि समाजवाद क्या होता है, ठीक है, जिस देश में उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर, ठीक है, उत्पादन और वितरण के यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण हो, उस देश की व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। उत्पादन और वितरण पर गवर्नमेंट का पूर्णतः अधिकार, ठीक है। उत्पादन करने पर किसी निजी, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा बिरला हो गया, ठीक है, तो इन किसी भी निजी कंपनियों का कोई अधिकार नहीं है, अधिकार किसका है, गवर्नमेंट का। तो उसको हम बोलेंगे समाजवादी कंट्री। अब ये दो तरह से डिवाइड कर दिया है इसको, एक तो साम्यवादी समाजवाद और एक लोकतांत्रिक समाजवाद। तो साम्यवादी समाजवाद को बोलते हैं हम कम्युनिस्ट सोशलिज्म,
साम्यवादी समाजवाद। थोड़ा सा इसको क्या दोनों में डिफरेंस है, तो इन दोनों में से भारत में कौन सी व्यवस्था है, इसको भी हमें समझना है। तो साम्यवादी समाजवाद वो होता है कि ऐसा देश जहाँ पर किसी भी व्यक्ति की अपनी कोई प्राइवेट संपत्ति ना हो, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति की अपनी कोई निजी यानी व्यक्तिगत संपत्ति ना हो, संपत्ति थी लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया है, गवर्नमेंट ने सबको राष्ट्रीयकृत करके खरीद लिया है, अपने अंडर ले लिया है। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, साम्यवादी व्यवस्था। ऐसा देश जहाँ पर किसी भी व्यक्ति की कोई निजी संपत्ति ना हो, यानी वहाँ की सरकार द्वारा उस सभी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया हो, वो व्यवस्था होती है हमारी साम्यवादी व्यवस्था। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लिख लेंगे साम्यवादी समाजवाद में, यानी कम्युनिस्ट सोशलिज्म। तो अब लिखेंगे वह देश जहाँ पर हर तरह की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया हो, वह देश जहाँ पर हर तरह की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया हो, उस देश में किसी भी व्यक्ति उस देश में किसी की व्यक्तिगत संपत्ति न हो, उस देश में किसी की व्यक्तिगत संपत्ति न हो, उस देश की व्यवस्था को साम्यवादी समाजवाद कहते हैं। उस देश की व्यवस्था को साम्यवादी समाजवाद कहते हैं। क्या भारत में ऐसी व्यवस्था है? हमारी कंट्री में ऐसी व्यवस्था है कि जहां व्यक्ति की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी ना हो, तो हमारे देश में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब हमारे देश में साम्यवादी समाजवाद नहीं है। हमारी आपकी सबकी निजी प्रॉपर्टी होती है, हमारा मकान है, हमारा प्लॉट है, हमारी गाड़ी है, हमारी बाइक है, तो हमारी क्या निजी संपत्तियाँ हैं। गवर्नमेंट ने इनका राष्ट्रीयकरण थोड़ी ना किया हुआ है। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है गवर्नमेंट की उसमें मर्जी चलती है। ठीक है, तो हमारी निजी संपत्तियां हैं हमारी कंट्री में, इसका मतलब हमारे देश में साम्यवादी व्यवस्था नहीं है। तो कैसी है? लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था है। ठीक है, समझ में आया? समाजवादी व्यवस्था का मतलब सब कुछ सरकारी कर दिया गया हो गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लोकतंत्र समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसमें क्या होता है? लोकतंत्र समाजवाद एक ऐसा समाजवाद होता है जहां पर व्यक्तियों की निजी संपत्तियां तो होती ही हैं, लेकिन कुछ संपत्तियां राष्ट्रीयकृत भी होती हैं। यानी सरकार निजी संपत्तियों के साथ साथ कुछ संपत्तियों का राष्ट्रीयकृत यानी अधिग्रहण भी करती हैं। तो ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारत में यही व्यवस्था प्रचलित है। ठीक है, यहाँ पे हमारी सार्वजनिक संपत्तियाँ भी हैं, सरकारी अस्पताल हो गए हमारे सबके लिए, सार्वजनिक सरकारी विद्यालय हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, सरकारी ग्राउंड हो गए। ठीक है, अपने प्राइवेट प्रॉपर्टियाँ भी हैं, प्राइवेट निजी अस्पताल हैं, निजी लोगों के बिजनेस हैं, तो मिक्सअप है दोनों का, तो उसको बोलेंगे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, तो भारत में इसी व्यवस्था को प्रचलित किया जाता है। तो इसमें लिख लेंगे वह देश जहाँ पर संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होगा, संपत्ति का राष्ट्रीयकरण तो होगा, लेकिन व्यक्तिगत यानी निजी पर्सनल, लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति को भी महत्व दिया जाता है। राष्ट्रीयकरण तो होगा लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति को भी महत्व दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। अर्थात सरकार लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी। सरकार है लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी। उस देश की व्यक्तिगत संपत्ति उस देश में व्यक्तिगत संपत्ति तथा राष्ट्रीयकृत संपत्ति दोनों की भूमिका होगी या होती है। उस देश में व्यक्तिगत संपत्ति और राष्ट्रीयकृत संपत्ति दोनों की भूमिका होती है। तो ऐसी कंट्री की व्यवस्था कैसी कहलाती है? लोकतंत्र समाजवाद व्यवस्था, लोकतंत्र समाजवाद व्यवस्था। क्लियर है? सारी चीज़ें कंप्लीट एकदम समझ में आई होंगी बिल्कुल। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्रस्तावना के अभी और कई शब्द रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, एक चीज़ और आप लिख लेंगे कि आज की डेट तक, वर्तमान तक विश्व के किसी भी देश में साम्यवादी समाजवाद की व्यवस्था नहीं है, किसी भी देश में। तो कैसी व्यवस्था? सभी में लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी निजी संपत्तियों के साथ साथ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी है। तो नोट में लिख सकते हैं दुनिया के किसी भी देश में साम्यवादी व्यवस्था नहीं है, किसी भी देश में साम्यवादी व्यवस्था नहीं है, अभी तक तो किसी भी देश में नहीं है। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में अन्य जो शब्द हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो भी मैंने आपको अब तक कराया है, पढ़ा दिया है, आपको अच्छे से वो तैयार कर लेना है। पहले तो मैं हर वीडियो में आपको ये बात बताता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको एकदम सेलेक्टेड पॉइंट मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ।
एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं एकदम बिल्कुल। स्पेशल चीज़ें मानिए, मैं एकदम स्पेशल चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ जो बिल्कुल एग्जाम से रिलेट करती हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश बीसीएस परीक्षा हो, प्रारंभिक सीजीएल हो, एसएससी का कोई पेपर हो, यू पुलिस हो, कांस्टेबल, एसआई, रेलवे, कोई भी आपका पेपर हो XYZ, प्री के लिए बिल्कुल एकदम सफिशिएंट है और ज़्यादा ही है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से कंप्लीट करके तैयार कर लो बिल्कुल। तो धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ें हम कवर करेंगे, छोटे छोटे वीडियो ही सही, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आसानी से आप इनको याद भी कर सकते हो, और ये छोटा वीडियो नहीं है, ये ऑफलाइन क्लास में पूरे 1 घंटे से ज़्यादा का मैटर होता है, जो ऑनलाइन क्लास में आपको ये 1 घंटे से कम में, आधे घंटे में ही सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। ठीक, तो इन चीज़ों को अच्छे से नोट करके नोट्स बना लीजिए अच्छे से सुंदर सा, और उसको रट डालिए नोट्स को। जितना आप उसको पढ़ेंगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। अगर कोई डाउट रहे तो आप, मैंने बताया था, आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और एक बात और, चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जो सब्सक्राइबर है वो एकदम थम से गए हैं ना, तो चैनल आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा, तभी करेगा आप सपोर्ट करोगे चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।